आज की जो कहानी है एक नीलकंठ चिड़िया की है। एक गरीब भाई व एक अमीर बहन की कहानी है। ये कहानी बड़ी पावन और पवित्र है। इस कहानी को गौर से सुने। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देगी। इस कहानी में आप जानेंगे कि एक भाई और बहन का रिश्ता कैसा होता है और कैसा होना चाहिए। और इस कहानी से आप ये भी जान पाएंगे कि किसी का गरीब होना कितना खतरनाक साबित होता है, किसी का गरीब होना कितना बड़ा गुनाह होता है, किसी का गरीब होना किसी श्राप से कम नहीं होता। और गरीबी का कारण क्या होता है, गरीबी क्यों आती है, क्या कारण है जो लोग गरीब रह जाते हैं। जाने अनजाने में ऐसा कौन सा कर्म हम कर देते हैं जिनके कारण हम गरीब रह जाते हैं, जीवन भर गरीब ही रहते हैं। और जब नसीब बदलता है तो नसीब बदलने का समय कब आता है और कैसे आता है, क्या हमें संकेत मिलते हैं कि हमारा नसीब बदलने वाला है। आज की जो कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़ी मोटिवेशनल कहानी है। आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी बहुत सुंदर सी है। एक रेतीले मैदान में एक नीलकंठ का जोड़ा रहता है। गर्मियों की रात थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उस दिन नीलकंठ की पत्नी नीलकंठ से कहती है कि पिया जी, आज नींद नहीं आ रही, पता नहीं ऐसी क्या बात है। आप कोई ऐसी कहानी सुना दीजिए जिससे आज मेरी रात कट जाए और मेरा मन हल्का हो जाए। अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद वो नीलकंठ एक कहानी सुनाता है। नीलकंठ कहता है, प्रिय तुम ध्यान से सुनो। एक गरीब भाई और एक अमीर बहन की मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। नीलकंठ कहानी शुरू करता है और नीलकंठ की पत्नी बड़ी गौर से इस कहानी को सुनती है। एक नगर में एक किसान रहता था। वह किसान के वहाँ एक पुत्र जन्म लेता है और एक पुत्री जन्म लेती है। किसान अपने पुत्र का नाम रामू रखता है और पुत्री का नाम किशोरी। काफी समय में दोनों जवान हो जाते हैं। अपनी पुत्री किशोरी की शादी एक बड़े घर में कर देता है। किशोरी बहुत सुंदर थी, सुशील थी, इसलिए अपनी पुत्री की शादी किसी बड़े घर में करता है। पैसे वाले घर में जाती है और अपने पुत्र की शादी किसी गरीब घर में करता है। वो किसान भी बहुत गरीब था, इसलिए अपने पुत्र की शादी अपने बराबरी वालों में करता है और पुत्री की शादी एक बड़े घर में करता है। और कुछ दिनों बाद वो किसान खत्म हो जाता है। किसान की पुत्री किशोरी बाई अपने ससुराल चली जाती है। किसान का पुत्र रामू अपनी पत्नी के साथ अपनी जमीन पे काम खेती का कार्य करता है, अपना जीवन व्यतीत करता है। उधर उसकी बहन किशोरी एक अमीर घर में चली गई थी। उसका आए दिन पैसे वाले लोगों में उठना बैठना था, इसलिए वो अपने भाई से धीरे धीरे नफरत करने लगी। वो सोचने लगी कि मेरा भाई बहुत गरीब है और उसकी गरीबी के कारण यदि ये यहाँ पर आता है फटे पुराने कपड़े पहनकर तो मेरी इमेज खराब होती है, मेरी इज्जत खराब हो जाती है। इसलिए वो नहीं चाहती थी अपने भाई से बात करना और ना ही कभी अपने भाई को अपने ससुराल में बुलाती। उसका भाई रामू को भी ये अच्छी तरह मालूम था कि मेरी बहन मुझसे नफरत करती है, अमीरी के कारण मुझसे वो नफरत करती है, इसलिए रामू भी कभी अपनी बहन के ससुराल नहीं जाता। कुछ समय बाद रामू की बहन किशोरी की जेठानी की बच्ची की शादी होने वाली थी, लेकिन रामू की बहन किशोरी अपने भाई रामू को न्योता नहीं देती। जब रामू को इस बात का पता चलता है कि उसकी बहन के ससुराल में उसकी जेठानी की बेटी की शादी होने वाली है और कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है, तो रामू अपने घर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि बहन किशोरी के ससुराल में उसकी जेठानी की बेटी की शादी है कुछ ही दिनों में। तब रामू की पत्नी कहती है कि न्योता आया है या नहीं। रामू कहता है न्योता तो नहीं आया, हमें जाना पड़ेगा। रामू अपनी बहन के ससुराल जाने की तैयारी करता है। रामू बहुत गरीब था, वो निर्धन था, किसी से पैसे उधार लेता है और पैसे उधार लेकर अपनी बहन किशोरी के लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ खरीदता है, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदता है। किशोरी की जेठानी की बेटी जिसकी शादी थी उसके लिए भी अच्छे कपड़े खरीदता है और अपनी बहन के ससुराल जाने की तैयारी करता है। रामू बहन के ससुराल चला जाता है। जब किशोरी की जेठानी अपनी देवरानी के भाई को आते हुए दिखती है तो दौड़ी दौड़ी अपनी देवरानी के पास जाती है और देवरानी से कहती है कि किशोरी, तुम्हारा भाई आया हुआ है और बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तब किशोरी अपनी जेठानी से कहती है मेरा भाई कैसे कपड़े पहने हैं। तो किशोरी को जेठानी कहती है तुम्हारा भाई फटे पुराने कपड़े पहन कर आया है और मैले कुचले कपड़े हैं। अपनी जेठानी की इतनी बात सुनने के बाद रामू की बहन किशोरी अपने घर के दरवाजे बंद कर देती है और रामू बाहर ही रहता है। रामू को काफी घंटे हो जाते हैं लेकिन उसकी बहन घर के बाहर नहीं आती। जब फिर से किशोरी की जेठानी को ये पता चलता है किशोरी का भाई अभी भी बाहर खड़ा है तो वो फिर से अपनी देवरानी के पास जाती है और आवाज लगाती है, किशोरी दरवाजा खोल, तुम्हारा भाई अभी भी बाहर खड़ा है। बड़ी मुश्किल के बाद किशोरी अपना दरवाजा खोलती है और अपनी जेठानी से कहती है कि दीदी मैं बाहर नहीं जा सकती, तुम मेरे भाई को पिछले दरवाजे से अंदर ले आओ।
जेठानी किशोरी के भाई को पिछले दरवाजे से मकान के अंदर ले आती है। जब रामू बड़े दिनों के बाद अपनी बहन किशोरी को देखता है तो उसकी आंखों से आंसू टपक जाते हैं और अपनी दुख भरी आवाज से कहने लगता है, बहन क्या तुम तुम्हारे भाई को भूल गई? लेकिन उसकी बहन किशोरी अपने भाई से कहती है, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? मैंने तो तुम्हें न्योता भी नहीं भिजवाया था, फिर भी तुम बेशरम की तरह यहाँ चले आए। और कहती है, तुम्हारी तो कोई लाज शर्म है नहीं, तुम्हारी तो कोई इज्जत है नहीं, फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे घर चले आए, कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल तो कर लिया होता। रामू की बहन किशोरी इतनी खरी खोटी अपने भाई को सुनाती है। रामू सिर नीचे करके अपनी बहन की पूरी बात सुनता रहता है, अपने मुख से एक लफ्ज तक नहीं निकालता। उसके बाद रामू की बहन किशोरी रामू को एक कमरे में ले जाती है और कमरे में ले जा करके अपने भाई से कहती है कि तुम चुपचाप इस कमरे में बैठे रहो, अपने फटे मैले कुचेले कपड़े लेकर बाहर मत निकलना, जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम इसी कमरे में बैठे रहना। रामू कहता है, ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, जैसा आप उचित समझे। यदि आप कह रही हैं इसी कमरे में बैठा रहूं तो मैं इसी कमरे में बैठा रहूंगा। जब रामू की बहन किशोरी अपने भाई को कमरे में बिठा देती है और खुद बाहर निकल जाती है और बाहर से दरवाजा बंद कर देती है, रामू उस कमरे में बैठा रहता है। 3 दिन निकल जाते हैं लेकिन किशोरी अपने भाई को कमरे से बाहर नहीं निकालती। उधर रामू भूखा प्यासा उस कमरे में बैठा बैठा इंतजार करता है। उस कमरे में बैठे बैठे रामू की हालत बहुत खराब हो जाती है, बीमार हो जाता है, क्योंकि 3 दिनों से एक ही कमरे में बंद था, ना तो कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था, यहाँ तक कि उसको पानी तक नसीब नहीं हुआ था। वो उसी कमरे में बंद रहता है। 3 दिन गुजर जाने के बाद रामू धीरे धीरे दरवाजे तक जाता है और दरवाजे के पास आकर के अंदर से दरवाजा खटखटाने लगता है। जब रामू दरवाजा खटखटाता है तो बाहर से किशोरी की जेठानी उस दरवाजे की आवाज को सुनती है और वो देखने लगती है इस कमरे में ऐसा कौन बंद है जो दरवाजा खटखटा रहा है। तब किशोरी की जेठानी आकर के उस कमरे के दरवाजे को खोलती है तो देखती है उसकी देवरानी किशोरी का भाई अंदर बेसुध हालत में पड़ा हुआ है। किशोरी की जेठानी किशोरी के भाई को उस कमरे से बाहर निकालती है और कहती है, तुम इस कमरे में बंद किसने किया? अब तो वो मजबूर लाचार भाई रामू क्या ही कहता, मेरी बहन ने ही मुझे इस कमरे में बंद किया। अब वो लाचार और मजबूर भाई क्या ही करता। तब वो लाचार भाई कहता है, पता नहीं, मैं इस कमरे में बैठा था लेकिन पता नहीं किसने दरवाजा बंद कर दिया, उसके बाद मैं इसी कमरे में बंद हो गया। इतनी बात कहने के बाद वो बाहर निकल जाता है। बाहर निकलकर रामू सीधा अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। घर से थोड़ा दूर आने के बाद रामू को चक्कर आने लगते हैं। तेज गर्मी पड़ रही होती है, भूखा प्यासा अलग था, पानी तक रामू ने नहीं पिया था। तब तक रामू को जोरदार चक्कर आने लगते हैं। चक्कर खा करके वो रामू गिरने लगा तो एक बूढ़ी माँ वहां पर आ जाती है और बूढ़ी माँ रामू को पकड़ लेती है। फिर रामू का सर अपनी गोद में रखकर रामू को आराम करवाती हैं। तब रामू कुछ देर बाद उस माँ की गोद में सर रख के आराम करता है। जब कुछ घंटों बाद रामू को होश आता है तो वो देखता है कि बूढ़ी माँ की गोद में रामू का सर है। रामू खड़ा होता है, उस माँ को प्रणाम करता है और कहता है कि माँ तुम कौन हो? नीलकंठ इस बात को कहता है। नीलकंठ की पत्नी इस बात को बड़े गौर से सुन रही होती है। नीलकंठ आगे कहता है कि ये जो बूढ़ी माँ है एक देवी माँ थी। रामू की जो पत्नी थी वो देवी माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। वो रोज देवी माँ की बहुत तगड़ी भक्ति किया करती थी। इसलिए जब रामू को चक्कर खा के गिरने लगा तो देवी माँ प्रकट होकर रामू को अपनी गोद में सर रखकर सुला लेती है। जब रामू को होश आता है तो रामू देवी माँ को प्रणाम करता है। उसके बाद रामू देवी माँ को प्रणाम करके वापस जाने लगता है। तब वो देवी माँ बूढ़ी माँ कहती है कि बेटा कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आ रहे हो? तब रामू कहता है कि माँ मैं अपनी बहन के ससुराल से आ रहा हूँ, मेरे अपने घर को जा रहा हूँ। बूढ़ी माँ रामू से कहती है कि पुत्र तुम शादी से आ रहे हो क्या? अपनी बहन के वहाँ से कुछ लेके नहीं आए? रामू कहता है, माँ आपसे क्या छुपाना, आपने मेरी प्राणों की रक्षा करी है। तब रामू उस बूढ़ी माँ को वो पूरी घटना बताता है। बूढ़ी माँ पूरी घटना को अच्छे से सुनती हैं। उसके बाद वो बूढ़ी माँ कहती है कि पुत्र तुम चिंता मत करो, यहाँ से कुछ ही दूर मेरा एक बगीचा है, उस बगीचे में चलो। रामू उस बूढ़ी माँ के साथ उस बगीचे में जाता है। वो बूढ़ी माँ रामू से कहती है कि मेरे इस बगीचे में काफी मोटे मोटे तरबूज और ककड़ी है। इन तरबूज और ककड़ी को आप तोड़ लीजिए और तोड़कर किसी थैले में डाल लो, और जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारी घरवाली ये पूछें कि तुम अपनी बहन के घर से क्या लेकर आए हो तो तुम ये तरबूज और ककड़ी उन्हें दे देना और कह देना कि ये बहन ने भिजवाया है, तो तुम्हारी लाज रहेगी, तुम्हारा मान सम्मान बचा रहेगा। उस बूढ़ी माँ की इतनी बात सुनने के बाद रामू उस बूढ़ी माँ की बाड़ी में से कुछ तरबूज और ककड़ी तोड़
तोड़ लेता है। तोड़ करके कट्टे में भर के वहाँ से रवाना हो जाता है, सीधा अपने घर जाता है। जैसे ही रामू घर आता है तो रामू के छोटे छोटे बच्चे, रामू की घरवाली सब उसके पास आ जाते हैं। रामू के छोटे छोटे बच्चे कहते हैं, पापा आप बुआ जी के घर गए थे तो क्या लेकर आए? शादी में गए थे, मिठाई लेकर आए होंगे। तब रामू अपने हाथों का थैला अपनी घरवाली को थमा देता है और घर से बाहर चला जाता है। पीछे से रामू की घरवाली उस थैले को देखती है तो उसमें देखती है कि सोने का तरबूज है, सोने की ककड़ी है। वो देखकर बड़ा चकित हो जाती है। रामू की घरवाली सोचने लगती है कि हमारी गरीबी पर हमारी ननद को बड़ी दया आ गई होगी, इसलिए उन्होंने इतना सारा धन भेजा है। जब दूसरे तरबूज को खोलती है तो उसके अंदर देखती है कि बीजों की जगह उसके अंदर हीरे मोती पड़े हैं। रामू की घरवाली अपने पति के पास जाती है और उनसे कहती है कि तुम तो शादी में गए थे तो ये क्या लेकर आए हो? रामू सोचने लगता है कि मेरी घरवाली को तरबूज और ककड़ी मिल गई और मैं लड्डू लेके नहीं आया। शादी में गया था इसलिए लड्डू लाना चाहिए था। अब मेरी घरवाली को लड्डू की जरूरत है। ककड़ी और तरबूज को देखकर इस तरह की बातें कर रही है। रामू अपनी घरवाली से कहता है कि बहन ने जो भेजा वो मैंने खोल करके भी नहीं देखा। रामू की पत्नी अपनी पत्नी को पकड़कर घर के अंदर लेकर जाती है और अपने पति से कहती है, देखिए हमारी ननद ने हमारा भाग्य बदल दिया, इसमें इतना सारा धन है, हीरे मोती जवाहरात हैं। अब रामू समझ जाता है कि वो बूढ़ी माँ नहीं बल्कि कोई देवी थी, वो साधारण माँ नहीं थी। लेकिन रामू अपनी पत्नी से इस बात को नहीं कहता। रामू की घरवाली को सदा से यही लग रहा था कि सारा धन मेरी ननद ने भेजा है, हमारी गरीबी पर तरस खाकर हमारी ननद ने भेजा है। अब देवी माँ की कृपा से रामू एक अच्छा सा महल का निर्माण करता है, बड़ी शान शौकत से रहने लगता है, राजा महाराजा की तरह रहने लगता है। जब रामू का महल तैयार हो गया, राजा महाराजाओं की जैसी शान शौकत हो गई, तब रामू की घरवाली रामू से कहती है कि देखो अब अपनी ननद को अपने घर में लेके आओ, अपने पीहर में घूम आएगी, उसको काफी वर्ष हो चुके हैं, इसलिए एक बार उसको जरूर लेके आओ। ननद की वजह से ही तो आज हम इतने बड़े मकान, इतनी शान शौकत के मालिक हैं। तब रामू अपनी पत्नी की इस बात को सुनने के बाद अपनी बहन को लेने के लिए जाता है और जाके उसके दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है, जहाँ कुछ समय पहले खड़ा हुआ था। शादी के समय जब रामू की बहन किशोरी की जेठानी को ये पता चलता है कि किशोरी का भाई आया हुआ है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं का कोई राजा महाराजा हो, तो वो अपनी देवरानी किशोरी से जाके कहती है, किशोरी तुम्हारा भाई आया है। अपनी जेठानी की इस बातें को सुनकर किशोरी कहती है कि भिखारी मेरा भाई नहीं है, क्योंकि किशोरी हर बार उसको भिखारी समझ रही थी। किशोरी की जेठानी कहती है कि भिखारी नहीं, कोई राजा महाराजा के पीछे 4 सिपाही खड़े हैं, रथ गाड़ी आई है, जाके देख बाहर जाके। रामू की बहन किशोरी अपने झरोके से अपनी भाई को देखती है और सोचने लगती है कि उसका भाग्य कैसे बदल गया। अपने कमरे से निकलकर अपने भाई के पास जाती है और भाई से कहती है, भाई मुझे क्षमा करो, मैंने बहुत बड़ा दुख दिया। और फिर भी रामू अपनी बहन किशोरी से कुछ नहीं कहता, वह अपनी बहन से कोई बात नहीं करता। उस वक्त हमारे दिन ऐसे ही थे, लेकिन अब रामू कहता है अब आपको हमारे घर चलना होगा, अपने पीहर में चलना होगा। रामू की बहन रामू के साथ जाने को तैयार हो जाती है और अपने भाई के साथ अपने पीहर आती है। पीहर आकर के अपने भाई को शान शौकत देकर दंग रह जाती है। आलीशान महल के अंदर नौकर चाकर अपने भाई की शान शौकत देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है। उधर रामू की घरवाली अपनी ननद की इतनी सेवा करती है, क्योंकि उसको यही लग रहा था कि आज जो भी हमारी शान शौकत है ये हमारी ननद की वजह से ही है। यदि हमारी ननद हमारा इतना साथ नहीं देती, हमें इतना धन नहीं देती, तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। उसको ये लग रहा था क्योंकि रामू ने अपनी पत्नी को कभी सच्चाई नहीं बताई थी, इसलिए रामू की घरवाली अपनी ननद की इतनी सेवा करती है, उसको हाथों में बिठाए रखती है। और कुछ दिन निकलने के बाद रामू की बहन किशोरी का जाने का समय हुआ। रामू की बहन एक मोची के पास जाती है और मोची से रामू अपनी बहन के लिए एक बोलने वाली जूती बनवाता है। मोची से जाकर कहता है कि हे मोची, ऐसी जूती बनाओ जो मेरी बहन पहन के चले, तो वो ये बोले और ये कहे। अब रामू उस मोची को ऐसी 8 बातें बताता है कि ये जूतियाँ जो आप बनाओगी, ये 8 बातें बोलनी चाहिए, ये बड़ी अनमोल बातें हैं, इनको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात ज्ञान की है, कहीं मान तू मत भूल होती है, अज्ञानता निर्धन का मूल। दूसरी बात समय भरोसे बैठता रहता सदा गरीब, बिना कर्म करे बदले नहीं उसका नसीब। तीसरी बात आलस्य कर रहता है जो परिवर्तनहीन, वही कर्म फिर करे, कहे स्वयं को दीन। चौथी बात नहीं गरीबी से बड़ा है कोई और अभिशाप, हासिल करके ज्ञान की कर लो दूर अब 5वीं बात दोष समय को दो नहीं, बनो मजबूर, कर्म साधना में जुटा करो। छठी बात
करम भी कहता है, कोसे सदा नसीब भाग्य भरोसे बैठता मानव, रहे गरीब। 7वीं बात, अज्ञानी पर ही सदा करे, गरीबी सदा वार विजय होता, युद्ध में ज्ञान सदा हथियार। 8वीं सबसे आखिरी और सबसे खास बात, हुए गरीब कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। रामू मोची से कहता है कि मोची भाई, ये 8 बातें बोलने वाली ऐसी जूतियां बनाओ, जब मेरी बहन जूतियां पहनेगी तो ये जूतियां ये 8 बातें ऐसे बोलेंगी जिनको मेरी बहन सुनेगी, और जब इन बातों को वो सुनेगी तो अपनी गलती का पश्चाताप करेगी। रामू अपनी बहन के लिए हीरे मोती जड़ी सोने चांदी की जूतियां बनवाता है और ला करके अपनी बहन को देता है और कहता है कि ये लो बहन, ये जूतियां लो, अब आप आराम से जाइए, अपना ख्याल रखिएगा। रामू अपनी बहन को हंसी खुशी अपने घर से विदा करता है। अब रामू की बहन सोने चांदी हीरे मोती जड़ी जूतियों को बैग में रख करके अपने घर ले जाती है और घर ले जाकर अपनी जेठानी, अपनी देवरानी, अपने सास ससुर को वो जूतियां दिखाती है और कहती है, देखो मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी हीरे मोती जड़ी जूतियां दी हैं। जब किशोरी का ससुर कहता है कि तेरे भाई ने ये जूतियां दी हैं तो इनको पहन के दिखाओ। जब रामू की बहन किशोरी अपने भाई की दी हुई जूतियों को पहनती है तो वो जूतियां बोलने लगती है, वो जूतियां कहने लगती हैं कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़े रहे रिश्ते गरीब। इस तरह से वो पूरी 8 बातें बोलती है। जब जूतियां ये पूरी 8 बातें बोलती है, जब भी रामू की बहन एक कदम धरती की ओर रखती है तो जूतियां बोलने लगती हैं, जब भी वो एक कदम आगे रखती है तो फिर से जूतियां बोलने लगती हैं। इस तरीके से पूरी 8 बातें जूतियां बोलती हैं। किशोरी के ससुराल वाले जब ये बोलती हुई जूतियों की बातों को सुनते हैं तब उनका सर नीचे झुक गया, उनके पैसों का घमंड टूट गया। जो किशोरी की बहन अपने भाई को तक नहीं बुलाती थी, अपने भाई के इतना दुर्व्यवहार करती थी, वे अपनी शर्म में डूब मर गई। उसके बाद धीरे धीरे उनका पतन होना शुरू हो गया और धीरे धीरे वो लोग इतने गरीब हो गए, इतने गरीब हो गए कि उनको खाने के दाने तक के लिए मोहताज रहना पड़ा। उसकी बहन को अपने भाई के द्वार पे आ करके भीख मांगनी पड़ी और अपने भाई से कहना पड़ा कि भाई अब हमारी सहायता कर दीजिए। उस मैया के आशीर्वाद से, देवी माँ के आशीर्वाद से वो रामू अपनी बहन की सहायता करता है और अपनी बहन को अपने महल में रखने की कोशिश करता है, अपनी महल में जगह देता है। कहता है, बहन तेरे लिए मेरे दरवाजे सदा खुले हैं, तेरे लिए मेरे दरवाजे कभी बंद नहीं हो सकते। अपनी बहन को सीने से लगाता है और अपनी बहन का फिर से घर बार बसाता है। ये कहानी यहाँ पर समाप्त नहीं होती। हम उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी से आपको ढेर सारी प्रेरणा मिली होगी। धन्यवाद।